रिपीट कर रहे हैं। मध्यमंडल, मेसोस्फीयर टॉपिक नेम। पहला पॉइंट लिखना है मदर ऑफ पर्ल, हिंदी में मुक्ताब मेघ, इस मंडल में पाए जाते हैं, परंतु ये वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। एक पॉइंट याद रखना, मेसोस्फीयर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल। आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर। देखो इस मंडल में विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं। इस मंडल में विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं। अगला पॉइंट बनाना, आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, जिस कारण हम पृथ्वी पर टीवी देख सकते हैं तथा रेडियो में आवाजें सुन सकते हैं। जो टेलीविजन में जो वीडियो सिग्नल आता है, ऑडियो सिग्नल आता है, वो तो सिग्नल ही है। तो वहीं आयन मंडल से टकरा करके तब हमारे एंटीना तक आता है और एंटीना से टीवी तक पहुंचता है। ठीक है। जहां से ट्रांसमिट करते हैं वहां भी एक एंटीना लगा हुआ रहता है जो कि ऊपर भेजता है सिग्नल को, और जहां रिसीव होता है टीवी के पास वहां भी एक एंटीना लगा रहता है जिसको हम लोग रिसीवर बोलते हैं। वो रेडियो तरंगों को अवशोषित करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर वहां से टीवी और रेडियो में भेजता है। समझ में आया? तो आयन मंडल में ही रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। अगर वहां से परावर्तन नहीं होता, सीधे पार हो जाता, तो फिर हम लोग यहाँ पे टीवी और रेडियो का आनंद नहीं ले पाते। तो कौन से मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? आयन मंडल से, आयनोस्फेयर से। ठीक है। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, आयन मंडल में अरोरा ज्योति, अरोरा ज्योति, इंग्लिश नाम इसको लिख लेना, इसका इंग्लिश नाम ल्यूमिनस, अरोरा ल्यूमिनस, AURORA, अरोरा, और ज्योति का इंग्लिश ल्यूमिनस, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस कंपनी का बैटरा उटरा देखा है ना, जो इन्वर्टर लगाता है लोग। ल्यूमिनस का अर्थ ही होता है ज्योति, प्रकाश, इसलिए उसका नाम दिया है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का क्या अर्थ होता है? प्रकाश, ज्योति, इसलिए उस कंपनी का नाम ही रख दिया है ल्यूमिनस। अरोरा ज्योति का विकास कहाँ होता है? आयन मंडल में होता है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ अरोरा ज्योति का विकास होता कैसे? तो देखो, जो आयन मंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कण है, जो विद्युत चुंबकीय कण है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय कण है, और यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश आया ऊपर से, तो इस कण से जरूर टकराएगा, टकराएगा कि नहीं टकराएगा? और जब दो कण आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। जब कोई भी दो चीज टकराएगा तो क्या प्रकाश उत्पन्न हुआ इस कण से टकराने के बाद? तो यही प्रकाश जो उत्पन्न हुआ, इसी को हम लोग क्या बोले? ल्यूमिनस। इसी को क्या बोले? लुमिनस, अरोरा लुमिनस। अरोरा जी साइंटिस्ट थे। अब क्यों अरोरा नाम दिया गया है उसका? हो सकता है अरोरा नाम का कुछ हती रहा होगा, तो अरोरा लुमिनस उसका कहा गया, उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक रीजन होगा। अरोरा लुमिनस क्या हुआ? जब सूर्य का प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेग
के जो कण है वहाँ पर कहाँ आयन मंडल में उससे टकराते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं? अरोरा लुमिनस बोलते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अगर अरोरा लुमिनस उत्तरी गोलार्ध में बने, अरोरा लुमिनस अगर उत्तरी गोलार्ध में पहुंचता है जब, तो उसका एक अलग नाम है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा लुमिनस देखते हैं हम लोग, उसका एक अलग नाम है। तो लिखो पहले कि जब सूर्य का प्रकाश आयन मंडल के जब सूर्य का प्रकाश आयन मंडल के विद्युत चुंबकीय कणों से टकराते हैं, विद्युत चुंबकीय कणों से टकराते हैं, तब प्रकाश उत्पन्न होता है, तब प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा लुमिनस कहते हैं, अरोरा लुमिनस कहते हैं, उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे अरोरा लुमिनस कहते हैं। अरोरा लुमिनस को अरोरा लुमिनस को उत्तरी गोलार्ध में अरोरा लुमिनस को उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें आयन मंडल के आयन मंडल के चुंबकीय कणों से टकराते हैं, विद्युत चुंबकीय कण, तब प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा लुमिनस कहते हैं। अरोरा लुमिनस को उत्तरी गोलार्ध में अरोरा लुमिनस को उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरालिस अरोरा बोरालिस BAURALIS अरोरा बोरालिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलियास अरोरा ऑस्ट्रियालिस अरोरा ऑस्ट्रियालिस ऑस्ट्रियालिस AUSTRIALIS अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। अरोरा बोरालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। अरोरा जो बोरालिस है उसको हिंदी नाम में हम लोग सुमेरु ज्योति बोलते हैं। हिंदी में सुमेरु 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 ज्योति बोलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध वाले को कुमेरु दक्षिणी गोलार्ध वाले को कुमेरु ज्योति कुमेरु ज्योति कहते हैं। कैसे बनता है अरोरा लुमिनस? जब सूर्य का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आयन मंडल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से टकराता है, तब प्रकाश उत्पन्न होता है जिसको हम लोग अरोरा लुमिनस कहते हैं। उत्तरी ध्रुव में अरोरा लुमिनस को अरोरा बोरालिस कहा जाता है, और इसी अरोरा लुमिनस को दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। अरोरा बोरालिस कहाँ? नॉर्थ हेमिस्फीयर, और अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहाँ? साउदर्न हेमिस्फीयर। इतना में कोई दिक्कत? लिख लिए? अगला टॉपिक लिखो सूर्य ताप, इंसोलेशन। सूर्य ताप
सूरज की जो तपती है, गर्मी है, उसी को बोलते हैं सूरज ताप। इंसोल्यूशन, TION, INSOLUTION, इंसोल्यूशन, सूरज ताप। देखो इसको, IN इन लूशन, इसको 3 पार्ट में भाग रहे हैं। इन से हो गया इनकमिंग, मतलब आने वाला, इन मतलब इनकमिंग। SOL से सोलर, SOLAR सोलर, और TION लिया गया है रेडिएशन शब्द से, RADITION। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन मतलब क्या हुआ? सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है हम लोगों की तरफ, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो भी किरण आ रहा है सूर्य का, उसी को क्या बोलते हैं? सूर्य ताप बोलते हैं। लिखो, इन सॉल्यूशन का फुल फॉर्म क्या हो गया? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। देखो, सूर्य से सोलर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊष्मा सूर्यताप कहलाता है। यह सूर्य से सोलर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊष्मा सूर्यताप कहलाता है। सूर्यताप कहलाता है। यह सूर्य के लघु तरंगों से निकलने वाली ऊष्मा होती है। यह सूर्य के लघु तरंगों मतलब छोटे छोटे तरंगों से निकलने वाली ऊष्मा होती है। ठीक है, तरंगों से निकलने वाली ऊष्मा होती है। इंसोल्यूशन किसका शॉर्टकट है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन का। और इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या होता है? जो सूर्य से हम लोगों को ऊष्मा प्राप्त होता है सोलर विकिरण के माध्यम से, उसी को हम लोग सूर्य ताप बोलते हैं, जो कि लघु तरंगों से निकलने वाली ऊष्मा है। बहुत ही छोटे छोटे तरंगों से निकलने वाली ऊष्मा है। कैसे? देखो, ये अपना सन है, चारों तरफ अपना प्रकाशित कर रहा है। हाँ, अब क्या हो रहा है? मान लो कि इसमें से 100 इकाई ऊष्मा निकल रहा है, मान लेते हैं। कितना इकाई? 100। 99 इकाई को तो भूल जाओ कि ये पृथ्वी तक आएगा। 99 इकाई ऊष्मा उधरे खत्म हो जाता है। ठीक है, बचा कौन सा? 1 इकाई। कितना बचा? 1 इकाई। इस 1 इकाई का 99% भाग फिर से भूल जाओ। ठीक है, इसका 99.99% फिर से भूल जाओ। लगभग इसको अगर हम डिवाइड करें, इस 1 इकाई को, तो इस 1 इकाई का 2 अरबवां भाग, ये जो 1 इकाई था, इसका कितना भाग? 2 अरब से भाग दे दो। 2 अरब से इस 1 इकाई को भाग दे दो। जो पार्ट बचा वो हम लोगों को प्राप्त होता है पृथ्वी में। वो पार्ट प्राप्त होता है पृथ्वी में, तब इतनी गर्मी पड़ रही है। ठीक है, क्या समझ में आया? सूर्य का जितना भी ऊष्मा है, उसके 99% को छोड़ देने के बाद जो 1% बचा,
उसका 2 अरबवां भाग हमारे पृथ्वी तक आता है। सोच लो तो उसकी कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो अब अगला फैक्टर लिखो, अगला टॉपिक लिखो, सूर्य ताप निर्धारक। सूर्य ताप निर्धारक, सूर्य ताप को कौन कौन निर्धारित करता है? नंबर 1, सूर्य की किरणों का तिरछापन। नंबर 1, सूर्य की किरणों का तिरछापन, जो तिरछा पड़ता है। इंक्लिनेशन, तिरछापन को इंग्लिश में इंक्लाइनेशन, इंक्लिनेशन जो पढ़ना है, INCLINATION। तो सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है, उस वजह से भी सूर्य ताप कम ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखना है, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें ध्रुवीय क्षेत्रों में, सूर्य की किरणें ध्रुवीय क्षेत्रों में, मीटिंग इंड होगा, दोबारा लॉगिन करना। सूर्य की किरणें ध्रुवीय क्षेत्रों में तिरछे, तिरछे, इंक्लाइंड, तिरछे पड़ती है, जिस कारण, जिस कारण वहां सूर्य ताप बहुत कम पहुंच पाता है, सूर्य ताप बहुत कम पहुंच पाता है। अतः वे क्षेत्र, अतः वे क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं, अतः वे क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। कैसे? बहुत बार हम लोग पढ़ चुके ये बात। ये हमारा भूमध्य रेखा, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। ये हमारा कितना डिग्री लाइन, 23.5 डिग्री लाइन, ये 66.5 डिग्री लाइन। ये वाली को क्या बोले? कर्क। यहाँ पे फिर 23.5 डिग्री साउथ वाली जो लाइन मिली, उसको क्या बोले? मकर। और ये फिर 66.5 डिग्री लाइन साउथ। अब हम कहाँ का बात कर रहे हैं? यहाँ का, पोल का। कौन लिखाया ना? बढ़िया से फोटो देख लेना बढ़िया से। हाँ, अब ये देखो, हमने कहा कि अगर ये सूर्य यहाँ कहाँ से कहाँ, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जाते जाते रहती है साल भर, यही इतने दूर न घूम रही है। कभी इसके लंबवत हो जाती है, कभी इसके लंबवत हो जाती है, कभी इसके लंबवत हो जाती है। तो अगर यहाँ से सूर्य का प्रकाश जाए, चाहे नॉर्थ पोल की बात करें और चाहे साउथ पोल की बात करें, कैसा जा रहा है? तिरछा जा रहा है। तिरछा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और तिरछा में भी जा रहा है। और अगर हम पूरा नॉर्थ पोल की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत कम प्रकाश पहुंच रहा है या नहीं भी पहुंच रहा है। यहाँ का भी वही कंडीशन हो रहा है, जिस कारण यहाँ क्या होता है? गर्मी बहुत कम पड़ती है, बहुत ही कम। शीत क्षेत्र बन जाता है, बर्फ जमा हुआ रहता है हर हमेशा। ठीक है, तो ये क्यों वहाँ ठंडा रहता है? क्योंकि वहाँ पे सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं, या बहुत ही अल्प मात्रा में पहुंच पाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो दूसरा नंबर लगा के, सूरज की किरणों का लंबवत होना। सूरज की किरणों का लंबवत होना। देखो, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है,
सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है, जिस कारण धरातल पर सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है, जिस कारण धरातल पर सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि लंबवत होने के कारण सूर्य किरण को कम दूरी तय करनी पड़ती है। सूर्य किरण को कम दूरी तय करनी पड़ती है। हो गया? ये 0 डिग्री अक्षांश, मान लो कि कर्क रेखा पर सूर्य अगर अभी लंबवत है, सूर्य को यहां बना देते हैं, कुछ इस तरह से अगर पड़े, लंबवत, ठीक है, तो क्या होगा, इसको दूरी कम तय करके आनी पड़ेगी। यहाँ पे जब तिरछा कोई चलता है, सूर्य की किरण अगर तिरछा चलेगा तो उसमें क्या होता है कि दूरी ज्यादा तय करना पड़ता है। नहीं, किसी को भी अगर तिरछा चलाया जाए तो दूरी क्या होगा, ज्यादा तय करना पड़ेगा। और जब लंबवत पड़ रहा है बिल्कुल सर पे, तो क्या होगा, दूरी इसको कम तय करना पड़ेगा। और जब सूर्य का प्रकाश को दूरी कम तय करना पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अधिक ऊष्मा प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो जो हम लोगों का भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां पे सूर्य की किरणों को कम न्यूनतम दूरी तय करना पड़ता है धरातल तक आने में, जिस कारण वहां पे सूर्य ताप अधिक पहुंचता है। हो गया? अब तीसरा पॉइंट लिखो। सूर्य का एक गोलार्ध से दूसरी गोलार्ध में स्थानांतरण सूर्य का एक गोलार्ध से दूसरी गोलार्ध में स्थानांतरण। हम लोग क्या जाने, उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कि भूमध्य रेखा पर कब 90 डिग्री पर होता है, 21 मार्च, है ना। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री पर होता है, बिल्कुल लंबवत पड़ता है। उसके बाद कर्क रेखा पर कब लंबवत, बोलो तुम लोग, आवाज आ रही है कि नहीं। कर्क रेखा पर 23 सितंबर को, मकर रेखा पर दिसंबर 22 दिसंबर को। तो ये तीनों रेखा पे, कर्क रेखा पर भी, भूमध्य रेखा पर भी और मकर रेखा पर भी सूर्य लंबवत पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तो ये उत्तरी गोलार्ध में है और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में है। यानी सूर्य का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर और फिर दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर। तो ये भी एक फैक्टर है। जिस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में कम गर्मी रहेगा।
जिस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ गया तो यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ गया, यहाँ कम पड़ गया। ठीक है, तो सूर्य ताप के लिए एक और फैक्टर ये है कि वह उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में स्थानांतरित होते रहता है। तो ये पॉइंट लिख लो। सूर्य ताप का अधिक या कम होना, सूर्यताप का अधिक या कम होना सूर्य के वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है कि वह किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उपसौर का क्या कंडीशन है? अपसौर और उपसौर का क्या कंडीशन है? किसका मतलब? एक मिनट रोबिन को बोलने दो, एक मिनट रोबिन को बोलने दो। हाँ रोबिन, रिपीट। बोलो बोलो। पहले बार क्या बोला था? अच्छा, ऑफ और अधिक, और प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री में बड़ा कौन होगा? और उप वाला क्या होता है? कम वाला होता है, कम पावर वाला, यानी कम दूरी। ठीक है, तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच मैक्सिमम दूरी होगी, अधिकतम दूरी होगी, तो सूर्य ताप क्या होगा? कम होगा। तो तीसरा कंडीशन, ये चौथा कंडीशन लिखो कि सूर्य ताप। हाँ, तीन कंडीशन लिखा है ना कि सूर्य ताप कैसे कैसे प्राप्त होता है। तो एक तो लिखवा दिए कि तिरछापन होता है सूर्य की किरणों का तिरछापन। दूसरा लिखवा दिए सूर्य की किरणों का लंबवत होना। और तीसरा लिखा दिए सूर्य का उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में स्थानांतरण। और ये चौथा पॉइंट ये लिखो कि सूर्य ताप अपसौर की स्थिति में अर्थात जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, तब स्टेटमेंट बना के बोलना पड़ता है, बीच में नहीं टोका करो। क्या बोले? बोलो उधर से। होती है, तब कम प्राप्त होता है, यानी सूर्यताप कम रहेगा। जबकि जबकि अपसौर की स्थिति में
जबकि अपसोर सॉरी उपसौर की स्थिति में जबकि उपसौर की स्थिति में अर्थात जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होगी अर्थात जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होगी तब सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा या होता है। तब सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है। सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है। डेट बताओ अवसर का। दूरी होती है तब सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है। तब सूर्यताप उपसौर में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी तो सूर्य ताप अधिक मिलेगा ना हम लोगों को। हमसे सूर्य नजदीक आ गया तो सूर्य ताप ज्यादा मिलेगा, हमसे सूर्य दूर चला गया तो सूर्य ताप कम मिलेगा। सिंपल सा बात है। तो सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है उपसौर की स्थिति में। समझ में आ गया बात। अब बता कि उपसौर की स्थिति कब आती है हम लोगों के यहाँ। 3 जनवरी को। 4 जुलाई को अपसौर। 4 जुलाई को अपसौर और 3 जनवरी को 3 जनवरी को उपसौर। तब यहाँ प्रश्न उल्टा हो गया कि सर आप लिखा क्या रहे हैं कि जब दूरी होगी न्यूनतम तो हम लोगों का गर्मी पड़ना चाहिए। तो यहाँ तो ठंडा का दिन हो जाता है जनवरी में। 3 जनवरी को ठंडा रहता है कि गर्मी रहता है। क्यों ऐसा। कि जनवरी में ये बताओ कि सूर्य की स्थिति उत्तरी अक्षांश में है कि दक्षिणी अक्षांश में है। दक्षिणी अक्षांश में है और हम कहाँ हैं उत्तरी अक्षांश में। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को ठंडा पड़ेगा। हालांकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम है लेकिन वो दक्षिणी अक्षांश में सूर्य की स्थिति होने के कारण दक्षिणी अक्षांश में गर्मी पड़ रही है और हम लोगों का उत्तरी अक्षांश में ठंडा पड़ रहा है। समझ में आ गया बात। गलती नहीं ना होगा क्वेश्चन। कंफ्यूजन नहीं ना कुछ किसी को। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम है तो उस समय पृथ्वी पर अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त होगा, ये बात सही है। लेकिन जो 3 जनवरी लिखाए हैं उपसौर की स्थिति, उस समय सूर्य की जो स्थिति होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में होती है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिक अधिक गर्मी पड़ेगी और जो उत्तरी गोलार्ध का जो मौसम होगा वो ठंडा होगा जहाँ हम लोग हैं। ठीक है। इसलिए 3 जनवरी हालांकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है फिर भी हम लोगों चूंकि हम लोगों उत्तरी गोलार्ध में तो हमें ठंडा महसूस होता है। हम लोगों के यहाँ शीत ऋतु चलता है। ठीक है। लिखवाना पड़ेगा फिर दोबारा क्या, ये तो लिखवाएं उस दिन। ठीक है। कई पॉइंट हुआ इसमें। 4 पॉइंट हो गया होगा। 1 2 3 4 5वां पॉइंट लिखो। सूर्यताप के सूर्यताप के कम या अधिक होने कम या अधिक होने का एक और कारण सूर्यताप के कम या अधिक होने का एक और कारण उस जगह के वायुमंडल में धूल कणों की उपस्थिति भी है। धूल कणों की उपस्थिति भी है।
सपोज ये एक जगह है ए और ये दूसरा जगह है बी, ठीक है। इस जगह में बहुत ज़्यादा धुलकन है, बहुत ज़्यादा एकदम घना धुलकन है, ठीक है। तो जब धुलकन के बारे में पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि जो धुलकन होते हैं वो सूर्य ताप को ऊपर से नीचे तो आने देते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। सूर्य ताप को क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आने देते हैं। लेकिन जो पार्थिव किरण है, जो पृथ्वी से टकरा के लौटती है, पृथ्वी धरातल से टकरा के जो पार्थिव किरण लौटती है, उसको वापस नहीं जाने देता है, रोक लेता है यहाँ पे। तो रोक लेने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक हो गया ना, टेम्परेचर अधिक हो गया। अब एक दूसरा जगह है जहाँ धुलकन बहुत कम है, धुलकन बहुत कम है। अब यहाँ से सूर्य का प्रकाश यूं आया, ठीक है। और जब पार्थिव से टकराया, पृथ्वी से टकरा करके जो पार्थिव किरणें हैं, जब वापस लौटा तो चल गया, पार हो गया। सूर्य किरणें पहुंच गया यहाँ तक। जब यहाँ से टकराया तो चूंकि धुलकन बहुत कम था तो ये क्या हो गया, पार हो गया। क्या ये गर्म रहेगा, ये वाला वातावरण नहीं रहेगा। तो धुलकनों का किसी क्षेत्र पर कितनी मात्रा में उपस्थिति है, उस पर भी उस क्षेत्र का टेम्परेचर डिपेंड करता है। जैसे रेगिस्तान वाला एरिया लो, डिजर्ट वाला एरिया लो, वो क्यों गर्म रहता है, क्योंकि उसके वातावरण में बहुत सारा धुलकन रहता है। तो सूर्य का प्रकाश आ तो जाता है, लेकिन नीचे के सतही से जो जब टकरा जाता है, तो टकरा के वापस जब जाने लगता है तो उस उष्मा को वो बाहर नहीं जाने देता है वायुमंडल से। तो वायुमंडल से वो बाहर नहीं जाएगा तो वायुमंडल गर्म हो जाएगा, नहीं गर्म होगा। इसलिए वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहाँ के वातावरण में बहुत ज़्यादा धुलकन है। तो ये 5 फैक्टर हैं जिससे किसी भी जगह का टेम्परेचर डिपेंड करता है, वहाँ गर्मी क्यों ज़्यादा है, क्यों कम है। हम लोगों के यहाँ पे मई जून में इतना गर्दा उड़ता है, देखते हैं, तब ना हम लोगों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि नीचे में पूरा सिर्फ कंकरीला मिट्टी है, तो गर्दा पूरा उड़ते रहता है। और जहाँ उस समय क्या होता है ना कि गर्म गर्म का स्थिति रहता है, पूरा मिट्टी सूखा हुआ रहता है, ठीक है। जो धूल है वो हवा जब तेज चलती है तो धुलकन ऊपर उठने लगता है, वायुमंडल में आ जाता है। और वायुमंडल में आ जाता है धुलकन, तो फिर उधर से सूर्य का प्रकाश तो आ तो गया, फिर जब पृथ्वी से टकरा करके जब वो वापस लौटने लगता है तो उसको वापस जाने नहीं देता है, तो वायुमंडल गर्म हो जाता है हम लोगों का, ठीक है। तो ये 5 कारणों से क्या होता है, किसी भी जगह का सूर्यताप निर्धारित किया जाता है। तो अगर कल को क्वेश्चन आए कि सूर्यताप निर्धारित करने में निम्न में से किसका योगदान है, नंबर ए धूलकन, नंबर बी सूर्य की दूरी, नंबर 3 कुछ और दे देगा ऑप्शन, ये पांचों में से, और बाद में लिख देगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। तो ये वायुमंडल का कौन सा साथी था, आयन मंडल, आयन मंडल। और आयन मंडल में इतना सारा चीज बता दिए कि सूर्यताप का बात आया, लुमिनस का बात आ गया, सब चीज बता दिए। नेक्स्ट इस, हाँ, आयन मंडल, आयन मंडल के ही अंतर्गत सूर्यताप वर्ड आया ना। अगर आयन मंडल का बात नहीं होता, अरोरा ज्योति का बात नहीं होता, तो हम इसको क्यों सूर्यताप की बात करते, ठीक है। तो सूर्यताप इस बीच में हमको पढ़ाना पड़ गया कि किस तरह से वो आता है। तो सूर्यताप से अगर कोई क्वेश्चन आया, एक टॉपिक ही नाम बता दिए थे ना अलग करके कि सूर्यताप पहले पढ़ लो, ठीक है। तो सूर्यताप बीच में बता दिए। अब आयन मंडल के आगे वाला भाग लिखो, कौन सा होता है अगला, कि उससे पहले एक और टॉपिक है वो भी लिखवा दें, वायुमंडल। क्या क्या बोला, क्या बोल रहा है, अभी वायुमंडल होता है ना, उसके बीच में एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो बता दें, उसके बाद वायुमंडल बताएंगे। चल लिख लो पहले वायुमंडल, उसके बाद देखते हैं। लिखो वायुमंडल, एक्जोस्फेयर,
EXOPHERE। पहले एक्सोस्फीयर हमको बता देना चाहिए था, तब ये बताते तो ठीक रहता। एक्सोस्फीयर। क्या होगा एक्सोस्फीयर का, स्थिति बताओ। ठीक है, बोलो। बाहरी क्या लिखो, आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत एक्सोस्फीयर कहलाता है। एक्सोस्फीयर कहलाता है जहां हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता होती है तथा इस परत में गैसें धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। तो कहाँ विलुप्त हो जाएगी? अंतरिक्ष में। ब्रैकेट में लिख लेना, अंतरिक्ष में। इस परत में गैसें धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, ब्रैकेट में लिख लेना, अंतरिक्ष में। पता नहीं चलता फिर वो गैस कहाँ गया। हो गया। आयन मंडल के बारे में एक दो क्वेश्चन और आता है, थोड़ा सा वहां पे चर्चा कर देते हैं, वहां बताए नहीं तुमको। सब एक बार रिवाइज करते हैं और यहीं पे बता देते हैं। ये पहली परत क्षोभ मंडल। कौन सी? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है? जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं इसी क्षोभ मंडल में होती है। मौसमी घटनाएं क्या होती है? क्षोभ मंडल में होती है। आंधी आना, तूफान आना, वर्षा होना, सब क्षोभ मंडल के नीचे होता है। ठीक है। तो पोलर एरिया में क्षोभ मंडल को कितना बताए? 6 से 8 किलोमीटर। पोलर एरिया में क्षोभ मंडल कितना? 6 से 8 किलोमीटर। और जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उधर बताए 16 किलोमीटर। पेज उल्टो, देखो और बोलो। क्षोभ मंडल में क्या क्या बताए? तो कोई बोलो। कोई कॉपी लेके नहीं बैठा है क्या? हाँ, 12 किलोमीटर, बिल्कुल सही। अब इस क्षोभ मंडल में सारी वातावरण में क्या होता है? सारी मौसमी घटनाएं होती है। इस वजह से यहाँ पे जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, जैसे एरोप्लेन या फाइटर विमान, वो सब नहीं उड़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ लाइट जो बहुत हल्की जो विमान होते हैं वो यहाँ पे उड़ सकते हैं। हाँ। और उसके ऊपर में क्या था? क्षोभ मंडल के ऊपर सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। अगला दूसरा नंबर का कौन सा मंडल था क्षोभ मंडल के बाद? समताप मंडल। नाम से ही पता चल जा रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है लगभग कांस्टेंट होता है। यहाँ किसी भी तरह का मौसमी घटनाएं नहीं होती है, और इसीलिए यहाँ पर जो हम लोगों का एरोप्लेन वगैरह आराम से उड़ जाता है। एरोप्लेन के लिए जो सबसे अच्छा कंडीशन मिलता है वो समताप मंडल में मिलता है। ये पढ़ लिए। कितना किलोमीटर तक था ये? 30 किलोमीटर तक। समताप मंडल कितना किलोमीटर तक? 30 किलोमीटर तक।
उसके बाद समताप मंडल के बाद ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर। तो जब ओजोन मंडल में क्या मिला हम लोगों को, ओजोन गैस मिला। ओजोन की जो एक परत थी, O3 की जो परत थी, वो पराबैंगनी विकिरणों को हम लोगों के तक आने से रोकता है और त्वचा कैंसर से बचाता है। लेकिन इसमें छिद्र भी हो गया था, उस छिद्र से ओजोन पराबैंगनी विकिरण नीचे आ रही थी और प्रभावित कर रही थी। ठीक है, उसके ऊपर में क्या बताए, मध्यमंडल। ओजोन के ऊपर में, हाँ, जिसको डॉप्सन से नापते हैं। ठीक है। अब उसके ऊपर में मध्यमंडल, मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर में क्या सब हुआ, मेजोस्फेयर में क्या सब हुआ, एक लाइन लिखा है। हाँ, मदर ऑफ पर्ल पाया जाता है। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि ये मध्य मंडल और ओजोन मंडल को एक ही परत बना लिया था। कुछ विद्वान इसको एक ही परत मानते हैं। ठीक है, ओजोन परत को और मध्य परत को एक ही परत मानते हैं। तो कहीं कहीं ये जो मध्य मंडल है वो नहीं लिखा हुआ रहता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो कोई इसको, लेकिन हम लोग इसको दो भाग में बांटे, एक ओजोन परत अलग और एक मध्यमंडल अलग। उसके ऊपर में, मध्यमंडल के ऊपर में, मध्यमंडल के ऊपर में आयन मंडल। आयन मंडल में सारा चीज हम लोगों को पढ़ना पड़ गया। क्या क्या, एक तो रेडियो तरंगे यहाँ से परावर्तित होती है, जिससे हम लोगों को टीवी सिग्नल, रेडियो सिग्नल मिल मिल पाता है पृथ्वी पर। उसके बाद यहाँ पे लुमिनस, जो अरोरा लुमिनस का उत्पन्न होता है, अरोरा लुमिनस डेवलप होता है। उत्तरी गोलार्ध में अरोरा लुमिनस को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा लुमिनस को क्या बोलते हैं। ठीक है, और जब इसके, हम्म, और ठीक है, और ठीक है, और जब इस आयन मंडल से ऊपर चले जाते हैं, इस आयन मंडल से ऊपर जाते हैं तो इसको बोलते हैं बाह्य मंडल, बाहरी मंडल, एक्सोस्फेयर। अब यहाँ पे जो इसी से ऊपर जो जाता है, जो भी गैस होता है, वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में क्या हो जाता है, ये विलीन हो जाता है। लेकिन हम चाह रहे थे बताना कि जो आयन मंडल है, इसको कुछ परतों में बांटा गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट परत है, इसलिए लिख लो, नीचे में जगह है तो। आयन मंडल के पास जगह है तो ठीक है, नहीं तो बगल में लिख लो कि आयन मंडल को 4 परतों में, आयन मंडल को 4 परतों में विभाजित किया गया है। ये हमारा आयन मंडल है, थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहे हैं। इसको 4 परतों में विभाजित किया गया है। डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। आयन मंडल को कितने परत में विभाजित किया गया है, डी, ई, एफ, जी, डी, ई, एफ और जी। अब इन परतों का अलग अलग विशेषता है। डी परत में कुछ काम होता है, कुछ ई परत में काम होता है, इसीलिए इसको विभाजित किया गया है। तो जहाँ डी परत लिखे हो वहां पे लिख लो, तो एक एक, एक लाइन करके खाली इंट्रोडक्शन, कि डी परत में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, जो निम्न आवृत्ति की होती हैं। निम्न आवृत्ति, डी परत से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, जो निम्न आवृत्ति, आवृत्ति इंग्लिश में बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी, LOW, लो
फ्रीक्वेंसी, निम्न आवृत्ति, फिर से बोल रहे हैं, डी परत से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है जो निम्न आवृत्ति, ब्रैकेट में लिखना लो फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिखना लो फ्रीक्वेंसी, LOW लो और फ्रीक्वेंसी FREQUENCY लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं। हो गया। अगला लिखो ई परत, ई परत मध्यम एवं उच्च फ्रीक्वेंसी, ई परत मध्यम एवं उच्च फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। मध्यम एवं उच्च फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। उसके बाद लिखो एफ लेयर, एफ लेयर से भी मध्यम एवं उच्च रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। मध्यम एवं उच्च रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। ठीक है। अब कौन बच गया? जी तरंग। देखो जी लेयर, जी परत से, ऐसे लिख लो जी परत की ऊंचाई लगभग, जी परत से नहीं लिखना, जी परत की ऊंचाई लगभग 400 से 640 किलोमीटर माना जाता है। 400 से 640 किलोमीटर, 400 से 640 किलोमीटर माना जाता है। हो गया। अब देखो, हमने कहा कि आयन मंडल में जो रेडियो तरंगे हैं वो परावर्तित होती है, ये बात क्लियर था। अब उसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, कि बोला कि जो मेरा आयन मंडल है उसका सबसे जो निचली परत है उसको हम लोग डी परत बोलते हैं। कौन सा परत? डी परत बोलते हैं। और इस डी परत से जो लो फ्रीक्वेंसी की है, निम्न आवृत्ति वाली जो रेडियो तरंगे हैं वो परावर्तित होती है। कौन सी? निम्न आवृत्ति वाली। कितना लोग रेडियो सुना है कभी? आप आकाशवाणी के एफएम चैनल से एफएम चैनल से सुन रहे हैं। कितना? 100 मीडियम वेव, शॉर्ट वेव सुनता है ना? विविध मीडियम वेव। हाँ, तो हर्ष जो होता है वही मीडियम वेव, और एक होता है शॉर्ट वेव। ठीक है। तो शॉर्ट हो गया मतलब लघु तरंगे, छोटी वाली, वो डी लेयर से ही हो जाएगी। देखो कैपेसिटी होता है रेडियो, जैसे जो बीबीसी है वो वो बहुत दूरी तक मतलब फैलाता है, वो कहाँ से प्रसारित करता है और हम लोगों के गांव गांव तक पहुंच जाता है। लेकिन जो एफएम है, अगर दिल्ली का एफएम है तो दिल्ली में ही बजेगा, दिल्ली से बाहर उसका कैपेसिटी नहीं है। पटना का एफएम है तो पटना में ही बजता है। ठीक है ना? तो अलग अलग कैपेसिटी का वो तरंग होता है। तो जो डी लेयर है वो लो वेव वाले तरंगों को परावर्तित करता है। थोड़ा मीडियम या उससे थोड़ा ऊंचा हुआ तो ई लेयर किया, और थोड़ा उससे मीडियम और ऊंचा हुआ तो उसको एफ लेयर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है। समझ में आया? मीडियम वेव और शॉर्ट वेव रेडियो जब देखोगे ना तो उसमें एक बैंड लगा हुआ रहता है पीछे साइड में, उसको बाएं करोगे तो मीडियम वेव बजेगा और दाएं करोगे तो शॉर्ट वेव बजेगा। तो यही मीडियम वेव और शॉर्ट वेव का कॉन्सेप्ट। हाँ, तो एक शॉर्ट वेव बोलते हैं और एक को मीडियम वेव बोलते हैं। ठीक है।
तो रेडियो देखा करो, पुराने ज़माने का बहुत बड़ा इन्वेंशन है वो। देखो उसमें मीडियम वेव और शॉर्ट वेव क्या है, और जब फ़ोटो भेज देगा, फ़ोटो लोग गूगल में सर्च मार के देख लेंगे। ठीक है, तो आयन मंडल सुनो, तो आयन मंडल से क्या हुआ, रेडियो वेव का परावर्तन हुआ। आयन मंडल को कितने भागों में बांटे, डी, ई, एफ और जी, 4 भाग में बांटे, 4 लेयर में बांटे, और चारों का एक अलग अलग विशेषता था। तो हमको डी, ई और एफ, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगे आयन मंडल के किस परत से परावर्तित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए, परत ई, परत एफ, परत डी, परत जी, और लास्ट में ऑप्शन दे देगा ई नंबर का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। क्या क्वेश्चन बनाए हम ये क्वेश्चन बना के नहीं रखे, तभी बोल रहे हैं कि आयन मंडल के किस परत से, लिखना है तो लिख लो, आयन मंडल के किस परत से मध्य एवं उच्च आवृत्ति वाले तरंग, मध्य एवं उच्च आवृत्ति वाले तरंग परावर्तित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, डी परत, ऑप्शन नंबर बी, ई परत, ऑप्शन नंबर सी, एफ परत, ऑप्शन नंबर डी, जी परत, और ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। किस परत से मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो तरंग परावर्तित होते हैं? आंसर बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। हैं? बीपीएससी का क्वेश्चन, बीपीएससी का क्वेश्चन बनाए हैं तो इतना जल्दी आंसर मार दोगे, सोच के मारो। अभी ना बताया जी तुम लोगों को कि डी से लो वाला होता है, लो फ्रीक्वेंसी का होता है एल एफ, ई से मीडियम फ्रीक्वेंसी का होता है, एफ से मीडियम फ्रीक्वेंसी का होता है, और जी के बारे में कुछ बताया नहीं कि यहाँ से कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ इसका जरूरत नहीं है, बाहर चला जाए। ठीक है, तो मीडियम फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ से आ रहा है, ई से भी आ रहा है और एफ से भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से एक से अधिक, इनमें से। हाँ, हम कुछ बोले, तुमको रहना चाहिए ना अधिक की अपने बात पे। मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ई और एफ में मीडियम फ्रीक्वेंसी भी है और हाई फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों तरह की तरंगे यहाँ से परावर्तित होती है, और लो फ्रीक्वेंसी की तरंग कहाँ से परावर्तित होती है, डी लेयर से। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, करेक्ट। चलो अब क्लास खत्म करते हैं, 8:15 हो गया। कै बजे मिलेंगे? 3 बजे।